हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें बच्चों। चैप्टर नंबर 1 में 46 क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक एक करके हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज ए ऑप्शन, the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite और scarce। कह रहे हैं हमारी ना wants जो है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है या स्कार्स है, लिमिटेड है। बिल्कुल सही। बी, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर scarce resources to satisfy society's अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। कहते हैं किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि सोसाइटी के सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बिल्कुल ठीक। सी, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूज। बच्चों हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का पहला रीजन ये भी होता है कि हमारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज, मोर देन वन यूज होते हैं। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर है डी। ये तीनों ही रीजन हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अप्लाई करती है मगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ये, राइट। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। बी की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यस बच्चों, इसलिए तो इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। बी ठीक है। सी देखते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स टूल फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। यस बच्चों, आपने पढ़ रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिकली, तो ये भी ठीक है। तो डी क्या है? डी है बी एंड सी अबव। बिल्कुल सही, क्योंकि बी और सी बच्चों दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सी, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कार्सिटी टू मीन्स। बच्चों इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए स्कार्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो हम उसका मीनिंग जानना चाहते हैं कि आखिर स्कार्सिटी होता क्या है। पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, lack of resources in the less developed country. Be a relative scarcity, scarcity in relation to wants of society, कि जितने लोग सोसाइटी की जो इच्छाएं करते हैं उनके हिसाब से रिसोर्सेज वो कम है। इसको देखते हैं बी को। सी, scarcity during time of business failure and natural calamity, and D, scarcity caused on the accounts of excessive consumption by the rich। बच्चों देखिए सभी स्कार्सिटी की बात करें, बट आपको पता है हमारा फंडा क्या होता है आंसर निकालने का? MAA, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो हमारा आंसर बनता है बच्चों यहां पर बी, रिलेटिव स्कार्सिटी, कि जो सोसाइटी की वांट्स हैं उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दैट इज रिलेटिव स्कार्सिटी। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी की बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इंप्लीकेशंस डज रिसोर्स स्कार्सिटी हैव फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कह रहा है स्कार्सिटी का वांट से क्या रिलेशन है? ए ऑप्शन, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। एब्सोल्युटली ट्रू, सभी इच्छाओं को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो आंसर ए है। फिर भी हम एक बार बी सी डी पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस। रॉन्ग, We must develop ways to decrease our wants. No, हमें wants कम क्यों करनी है? And the D, the discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. वो जो सबसे correct और most appropriate answer है इसका A. Not all wants can be satisfied. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बतानी है। जी हाँ बच्चों, याद कीजिए इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव जो होती है वो एक प्लेन स्टेटमेंट होती है, नॉर्मेटिव काइंड ऑफ सजेस्टिव स्टेटमेंट होती है,
शुड बी, माइट बी, वो वाले है ना, शुड बी, ought टू बी वाले, कि क्या सजेशन दी जाती है, क्या करना चाहिए, राइट। तो देखते हैं एक बारी। फर्स्ट ऑप्शन है प्लान्ड इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्लेन स्टेटमेंट है। बी, the most transitional economies have experienced problem of falling output and rising price over the past decade. ये भी एक स्टेटमेंट है प्लेन फॉर्म में। There is a greater degree of consumer sovereignty in the market economies than the plan economies, ये भी स्टेटमेंट है। डी देखते हैं, reducing inequality should be the major priority for mixed economy, कह रहे मेजर माइनर जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उनके लिए उनकी मेजर प्रायोरिटी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होना चाहिए। बच्चों होना चाहिए, शुड बी आ गया, क्या आ गया, शुड बी। तो ये बन जाती है हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बेसिकली शुड बी, ought टू बी, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। चलिए 6th क्वेश्चन बच्चों, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम द स्कार्सिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन, स्कार्सिटी किस पर लिमिटेशन करती है? पहला ए ऑप्शन है हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज ए होल, एग्जैक्टली करेक्ट। हर एक के लिए, नेशन एज द होल के लिए, चाहे आप हाउस होल्ड हो, चाहे आप बिजनेस सेक्टर के हो, चाहे आप इवन गवर्नमेंट सेक्टर के हो। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी देख लेते हैं, बी कहता है हाउस होल्ड एंड बिजनेस बट नॉट द गवर्नमेंट, इनकरेक्ट। लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, इनकरेक्ट। एंड द लास्ट जी हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट बट नॉट द बिजनेस फर्म, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है 6th ए, कि स्कार्सिटी हर एक सेक्टर पर लिमिटेशन करती है, एज ए होल पूरी नेशन पर करती है। चलिए 7th क्वेश्चन बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, बच्चों आपने पढ़ रखा है दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है ना, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो होती है कौन सी? मैक्रो होती है एग्रीगेट लेवल, यू नो एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो इसका आंसर है बी, एग्रीगेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए 8th का देखते हैं क्या आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, बच्चों पॉजिटिव आ गया, नॉर्मेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब प्लेन स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट विच कैन बी वेरीफाइड इन फैक्ट। देखिए ए ऑप्शन है एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज, कितना प्राइस है और क्या क्वांटिटी है, बिल्कुल लाइक डिमांड निकालना, करेक्ट है। बी देखते हैं, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, मिलनी चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस, फेयर प्राइस भी क्या होना चाहिए, फेयर, ये भी नॉर्मेटिव है। एंड डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, कैसे आउटपुट को बांटना चाहिए। तो यहां पर बच्चों एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो है ए, क्वांटिटी और प्राइस के बीच का रिलेशन। जी हां, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ, कहता है कैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कंपनीज के इनकम टैक्स रेट को चेंज किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज किया जा सके। बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट टैक्स, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो ये दोनों ही मैक्रो कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये माइक्रो नहीं है, ये नॉर्मेटिव भी नहीं है, ये पार्ट है मोस्ट एप्रोप्रिएटली मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका बच्चों? मैक्रो का। चलिए 10th क्वेश्चन, ये भी मैक्रो के ऊपर ही है बट नेगेटिव कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, इंडिया के रिलेशन में इनमें से क्या मैक्रो नहीं है, यानी कि आपको देखना है कि कौन सा मैक्रो नहीं है, मतलब बाकी सब मैक्रो हो, एक माइक्रो होगा यहां पर। देखते हैं पहला, डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, ये तो मैक्रो है। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, बच्चों एबीसी लिमिटेड एक इंडिविजुअल सिंगल कंपनी है, तो ये हमारा माइक्रो है। फिर भी एक बार हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सी, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन मैक्रो कंसेप्ट है। एंड डी, एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बच्चों इंडस्ट्री अपने आप एक मैक्रो कंसेप्ट है, तो इसका आंसर क्या है? बी, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, बिकॉज एबीसी लिमिटेड एक इकलौती एक सिंगल कंपनी है, इंडिविजुअल लेवल पर है, स्मॉल लेवल पर है, तो उसको माइक्रो बोलेंगे, वो मैक्रो
नहीं है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राम इज सेइंग माय कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज वेरी पुअर। देन कृष्ण इज सेइंग डोंट वरी, प्राइस इंक्रीजेस विल कंपनसेट फॉर फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके। देन विनोद सेज climate affects crop yields, some years are bad, others are good. Then Madhu says the government ought to guarantee that our income will fall. In this conversation normative statement किसने कही? देखो राम ने सिंपल बात बताई, कृष्ण ने कहा डोंट वरी प्राइस बढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा, विनोद ने कहा क्लाइमेट अफेक्ट करता है कभी अच्छा कभी बुरा, मधु कह रही है कि गवर्नमेंट को हमें गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम फॉल नहीं होगी। गवर्नमेंट शुड और गवर्नमेंट ought टू, तो बच्चों सजेस्टिव स्टेटमेंट आ गई, शुड बी ought टू बी वाली आ गई, तो ये स्टेटमेंट दी है बच्चों मधु ने। तो 11th का करेक्ट आंसर है द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज मेड बाय मधु। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12th, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमीज विदाउट स्कार्सिटी। कह रहे बताओ क्या इनमें से कोई इकोनॉमी स्कार्सिटी के बिना है? बच्चों प्रैक्टिकली कोई इकोनॉमी बिना स्कार्सिटी के नहीं होती, आपको ही पता है। स्कार्सिटी एग्जिस्ट ईच एंड एवरीवेयर, यू नो बेसिकली इन ईच काइंड ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट स्टिल हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी। ए, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, आजादी से पहले की इंडियन इकोनॉमी जहां पे मोस्ट पीपल फार्मर थे। ए मिथिकल इकोनॉमी जहां एवरीबॉडी बिलियनर है, एक मिथिकल यू नो भ्रमित इकोनॉमी, एक्चुअल में नहीं, सब बिलियनर है। सी एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल, सबको आप इक्वल बांट दोगे। बच्चों देखिए बिलियनर बन जाओगे, पैसा बांट दोगे, बट इकोनॉमी यू नो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा बाकी रिसोर्सेज भी देखने हैं ना, तो स्कार्सिटी तो हर जगह होगी। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। There is no place where stars, you know, scarcity doesn't exist. Scarcity exists everywhere, right? 13th question. Which of the following is not a subject matter of microeconomics? You know, हमने बताना है इनमें से क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है बच्चों। देखिए अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे थे मैक्रो के ऊपर आ रहे थे, अब आया कौन सा माइक्रो का पार्ट नहीं है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। ए, the price of mangoes. B, the cost of producing a fire truck for the fire department of Delhi, India. C, the quantity of the mangoes produced for the mangoes market. And the D, the national economy annual rate of growth. बच्चों national, देश का annual rate of growth, ये हो गया मैक्रो एग्रीगेट लेवल। तो 13 का करेक्ट आंसर है डी, बिकॉज डी इज नॉट माइक्रो। जी हां। चलिए 14th, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का हमें आंसर पता है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जी हां, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज basically the part of microeconomic theory, right? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा। जो बच्चों डाउट्स हो आप हमें यू नो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, आप वहां से है क्वेश्चन नंबर या जो भी आपका डाउट्स हो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए बच्चों 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कह रहा है इनमें से क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? देखते हैं। पहला, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, बिजनेस का पार्ट है बेसिकली। हाउ मच शुड वी प्रोड्यूस एंड प्राइस शुड बी केप्ट, बिजनेस का पार्ट है ये भी। सी, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये भी बिजनेस का पार्ट है बच्चों। देन डी, हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बच्चों हमारे बिजनेस का या बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। तो इसका आंसर है करेक्ट डी। पहले 3 ABC बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, डी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। चलिए बच्चों बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। अगेन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पर आया है।
देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे अब इस बात का। तो 16 क्वेश्चन है, देखिए क्या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इस बार पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स ए प्लेन स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, बिल्कुल ये भी क्या है, प्लेन स्टेटमेंट। द मिनिमम वेज शुड बी रेज टू 200 पर डे, इसको ध्यान से कि शुड बी कह रहे मिनिमम वेज जो है 200 पर डे होनी चाहिए। बच्चों जहां पर होनी चाहिए वो क्या होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट। फिर भी एक बार डी देख लेते हैं। इंडिया स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस, ये भी प्लेन है, तो करेक्ट आंसर नॉर्मेटिव। बच्चों नॉर्मेटिव प्लेन पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आईसीए के मॉड्यूल में भी है, एग्जाम क्वेश्चन में भी है, ध्यान रखिएगा। जहां पर सजेस्टिव शुड भी आ जाता है वो नॉर्मेटिव हो जाती है, राइट। चलिए 17 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड ए टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जी हां बच्चों इनमें से बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या है। ए, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। बी, द इफेक्ट ऑफ स्टील प्राइसेस व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्टेड, इंपोर्ट कर लिया। सी, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, जो लोग रह रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा। एंड डी, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी, कॉफी के प्राइस का टी पर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों इसका सबसे करेक्ट आंसर सोचिए क्या बनता है, इसका आंसर बनता है सी, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के स्टैंडर्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। महंगाई और देश में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड दोनों ही मैक्रो कंसेप्ट हैं, तो इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए 18, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। The difference between positive and normative economics is A, the positive economics explain the performance of economy while normative economics find out the reason for poor performance. Incorrect. B, positive economics describe the fact of economy while the normative economics involves evaluating whether some of these are good or bad for welfare. बच्चों वेलफेयर क्या होना चाहिए, राइट, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। एक बार सी देखते हैं, नॉर्मेटिव डिस्क्राइब द फैक्ट, गलत है बिल्कुल। एंड डी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब, बिल्कुल गलत। नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन है, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 18 का करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा, बी। चलिए 19th क्वेश्चन देखें बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं आता। पहला कैपिटल बजटिंग आता है, रिस्क एनालिसिस, रिस्क को कैलकुलेट करना, एनालाइज करना आता है, बिजनेस साइकिल ऑब्वियसली इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस में यूज किया जाता है, अकाउंट्स में यूज किया जाता है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो 19th का करेक्ट आंसर है बच्चों डी। चलिए 20 देखेंगे, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बच्चों इनमें से क्या इनकरेक्ट है। देखो जो क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जाता है या करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट काफी बच्चे सही कर लेते हैं, इनकरेक्ट, डजंट फॉर्म पार्ट, नेगेटिव सेंस, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इंटरप्रेट करना। बड़े ध्यान से देखना इसमें से क्या इनकरेक्ट है। पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये तो करेक्ट है। बी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हैज ए क्लोज कनेक्शन विद द स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी है। सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो, ये गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको याद हो माइक्रो पर बेस्ड है, बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मैक्रो ना, दोनों चलती हैं, तो ये इनकरेक्ट है। डी देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों ये। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है सी। तो 20th का करेक्ट आंसर बच्चों है
सी। 21 देखते हैं बच्चों। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर्ड स्कार्स लिमिटेड बिकॉज दे, ऑप्शन देखेंगे बच्चों, कैनॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, they do not exist in adequate quantity in satisfying the requirement of the society, are of primary importance in satisfying social requirement, are limited to man-made goods। बच्चों आंसर जब देखो समटाइम्स क्वेश्चन में कम जहां पर यू में फील की एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारा रूल क्या है, MAA मा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो 21 का जब हम स्कार्सिटी बात करते हैं, ऊपर हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, हम रिलेटिव कंसेप्ट बात करते हैं इन रिलेशन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ, और यू कैन से वांट्स, उस पर बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन हम उसको बात करें, अगर रिलेटिव के कंसेप्ट में देखें तो एक ही आंसर करेक्ट है, बी, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। सेटिस्फैक्शन, रिक्वायरमेंट मतलब नीड्स, ह्यूमन वांट्स, वो आ गया यहां पर। तो 21 का करेक्ट आंसर है बच्चों बी। चलिए 22 इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमी आप लोगों को पता ही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन करता है? बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमी जो प्राइवेट प्लेयर्स के हैंड में है, उनके लिए कंज्यूमर सोवर्निटी है, कंज्यूमर भगवान है, जो बनाएंगे वो बनाएंगे जो कंज्यूमर प्रेफर करेगा। तो देखते हैं 22 के ऑप्शन एक बारी। वोटिंग डन बाय कंज्यूमर, इट्स सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब नहीं अथॉरिटी का, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस यस एंड द लेवल ऑफ प्रॉफिट। बच्चों देखिए प्रॉफिट भी हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करने हैं, किस चीज के लिए लगाने हैं, कहां लगाने हैं, ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, राइट? तो 22 का करेक्ट आंसर है बच्चों सी। चलिए 22 का बच्चों, सॉरी 22 का करेक्ट आंसर है सी। अब 23 देखते हैं हम। ए कैपिटलिस्ट यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। बच्चों देखिए ऑप्शन ऊपर भी वैसे आपने देखा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वो आपने देखा कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से। यहां ऑप्शन देखते हैं, यहां पर है डिमांड, सप्लाई, एफिशिएंसी, प्राइजेस। अब बच्चों फॉर सम स्टूडेंट डिमांड में ऑल्सो भी करेक्ट कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहे हैं, बट आपको पता है एज यूजुअल हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट लेके चलना है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा बनेगा प्राइजेस, कि हम प्राइजेस देखेंगे। ऑल्दो हम कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी हम कंसीडर करेंगे, बट यहां पे कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑप्शन ही नहीं है। एमसीक्यू की एक लिमिटेशन है कि ये एडवांटेज भी बोलो आप इसे, कि आपको आंसर आता है, मगर आपको जो आंसर है वो अपने 4 ऑप्शन ABCD के दायरे में रहते हुए निकालना पड़ता है। तो अगर हम इस दायरे में देखें तो हमारा 23 का एग्जैक्ट आंसर बनता है डी, प्राइजेस। याद रखिए क्या, प्राइजेस। चलिए आगे बढ़ते। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। कहता है मार्केट सिस्टम के हिसाब से हम रिसोर्सेज को बांटते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, नुकसान है, कमियां है। इनकम विल बी टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल ठीक है, इनकम बराबर बटेगी नहीं, अनइवन बटेगी। एक बार देख लेते हैं आगे भी। पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, नहीं मिलेगा। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, नहीं रिवॉर्ड मिलेगा। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, नो। तो 24 का करेक्ट आंसर है ए, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट तो होगी बच्चों, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट एक समस्या है कि वो अनइवन होगी। अनइवन का मतलब है बराबर नहीं बटेगी। देयर इज अ गैप इन द इकोनॉमी, कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है, वी ऑलवेज ट्राइज की इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बट क्या हुआ है, कभी नहीं हुआ। रिच इज गेटर, बेसिकली रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअर। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, बेसिकली इस तरीके से, राइट। चलिए बच्चों, तो बच्चों 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 46 क्वेश्चन टोटल है, मोर देन हाफ क्वेश्चन कर चुके हैं, आधा चैप्टर हम कर चुके हैं। होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा। अगेन ये बताओ, जिसको फिर भी डाउट रहे बच्चों, आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर सर कहां मिलेगा? नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, डोंट वरी। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, आराम से कीजिएगा बच्चों। ऑल्दो देखिए हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन बड़े अच्छे से करते हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस में करते हैं, क्लास में भी करते हैं, आप लोगों ने भी कर रखे होंगे।
बट आईसीए की क्वेश्चन करने भी इंपॉर्टेंट है। हम कई बार देखते हैं, आप हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे, एमटीबीज देखेंगे, तो आपको काफी क्वेश्चन सिमिलर टू आईसीए क्वेश्चन भी मिलेंगे। बाकी अल्टीमेटली मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आता है वो मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस करें बेसिकली, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट अप्लाई टू ए मार्केट इकोनॉमी। बच्चों कौन सी स्टेटमेंट मार्केट इकोनॉमी पर एप्लीकेबल नहीं होती? ए, द फर्म डिसाइड whom टू हायर एंड what टू प्रोड्यूस। ये तो होती है, फर्म ही डिसाइड करती है। फर्म एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बिल्कुल बच्चों। काइंड ऑफ आप देखो ना, काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन बोलो, काइंड ऑफ कैपिटलिज्म बोलो इसे। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली इनका तो काम ही क्या है? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम। बिल्कुल आप डिसाइड करोगे ना किस फर्म के लिए काम करना है, जो पैसा जो इनकम आपको मिल रही है उससे क्या खरीदना है। बिल्कुल सही है। तो सर एक ही ऑप्शन बचता है, डी। देख लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेस दैट गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। बिल्कुल इनकरेक्ट। ऐसा नहीं होता मार्केट इकोनॉमी में, ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, प्लान्ड इकोनॉमी में। ये मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो बाकी 3 पॉइंट तो मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है, डी पॉइंट नहीं है। मतलब जब मैंने बोला इनकरेक्ट, मैंने ये नहीं बोला कि ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है, ये इनकरेक्ट है। कहने का समझ रहे हो? क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। डी डजंट अप्लाई। तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों यहां पर क्या होगा? डी होगा। चलिए इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। यू नो मिक्स्ड इकोनॉमी विच इनकॉर्पोरेट बोथ द बोथ फीचर्स ऑफ किसकी? मार्केट इकोनॉमी की भी, कैपिटलिस्ट की भी और सोशलिस्ट की भी। 26 देखेंगे। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। इनकरेक्ट। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। नो। इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय स्टेट, यस, एंड पार्टली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल सही बच्चों। आपके 26 का करेक्ट आंसर है सी। क्या आएगा बच्चों? सी। 27, the central problem in the economics is that of। सेंट्रल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ गया। सेंट्रल प्रॉब्लम बोलो, बेसिक प्रॉब्लम बोलो। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। नो। गारंटिंग द प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। नो। गारंटिंग ए मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी सिटीजन। नो। Allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner। जब बच्चों वो लिखते हैं ना एलोकेशन और बेस्ट पॉसिबल मैनर, वहीं पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन को समझिए, यही हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन पार्ट है कि कैसे हम स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि सोसाइटी की अनलिमिटेड वांट्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेटिस्फाई कर सकें। बच्चों आपको पता है वांट्स को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप, बिकॉज अनलिमिटेड वांट्स आर देयर, बट हम एटलीस्ट बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सके। तो 27 का करेक्ट आंसर है डी। क्या है बच्चों? डी। नाउ 28, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बच्चों आपको पता है 2 तरह की टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कौन सी होती है? वेयर कैपिटल इज यूज मोर देन द लेबर। तो देखते हैं। लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर दिस रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। नो। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। यस, कि हमारे पास कैपिटल सरप्लस में है और उसका प्राइस भी कंपैरिजन टू लेबर लोअर है। तो 28 का करेक्ट आंसर बच्चों आएगा बी। चलिए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। बच्चों आपको पता है 4 समस्याओं के आंसर हम देते हैं ना, याद है आपको? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखते हैं क्या नहीं है। ए, हु प्रोड्यूस व्हाट्स, यस। बी, व्हेन आर द गुड्स प्रोड्यूस। ऐसा तो हमने बच्चों कहीं पढ़ा नहीं।
सी हु कंज्यूम वर्ड्स, यस, एंड डी हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, टेक्निक बेसिकली, ये भी है। तो सर क्या नहीं है इसमें से बच्चों? बी, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, ये हमारा दैट माइट बी द क्वेश्चन ऑफ बिजनेसमैन, बट ये हमारे सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है। हमारी इकोनॉमी के जो 4th सेंट्रल क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं आता। तो 29 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा? बी। 30th, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर। बच्चों गुड्स की बात करें, आपको याद होगा हम बेसिकली 2 तरह के गुड्स का बाइफर्केशन करते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। जी हां, तो कह रहा है लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश विच लीड टू हायर प्रोडक्शन फ्यूचर। बच्चों बिना ऑप्शन देखे भी इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर होगा कैपिटल गुड्स। देखते हैं ऑप्शन में, ए कंज्यूमर, बी यस, बी कैपिटल गुड्स। देखो कई क्वेश्चन तो आप समझ सकते हो ना, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको ना आंसर पता होता है, बट भाई दायरा हमारा ऑप्शंस का है, तो वी नीड टू स्टडी द ऑप्शन, हमें ऑप्शन एक बार देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आंसर दे पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, 16 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थके तो नहीं होंगे आप लोग। चलिए 31, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। कैसे एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर प्रोडक्शन सारी ओन और कंट्रोल की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा और उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। आंसर बच्चे आप लोग समझ के होंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सोशलिज्म, नो, बी कैपिटलिज्म, यस, सी मिक्स्ड, नो, डी कम्युनिज्म, नो। इसका आंसर है बी कैपिटलिज्म। चलिए बच्चों, देखा ना, आसान चैप्टर है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने देखो जो पढ़ रखा है तो सब क्वेश्चन आसान है, नहीं पढ़ रखा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बेसिकली। 32, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर एक और क्वेश्चन आता हुआ बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करती है? ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कार्सिटी, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल, यस, बिग बिजनेसेस, द डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड पीपल। बच्चों आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल। आगे बढ़ते हैं 33, फ्रीडम ऑफ चॉइस। बच्चों फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां पर होती है? आप पता है कंज्यूमर सोवर्निटी कहां पर होती है? वो कैपिटलिस्ट में होती है, याद है आपको? चलिए फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा इसका? कैपिटलिज्म। 34, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, इनइक्वालिटी असमानता, मिनिमम मतलब किसमें कम है? ये सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में, मिक्स्ड में या नन ऑफ दिस में? बताओ बच्चों। 34 का आंसर आएगा ए सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म में सारे डिसीजन स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार कोशिश करती है कि सबका वेलफेयर हो, इनइक्वालिटी कम से कम हो और एक्सप्लॉयटेशन किसी का ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत होता है, इसलिए हम कह रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर द सोशलिज्म। 35th क्वेश्चन बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस रेफर्स टू, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस क्या होते हैं? प्राइस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नो। प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेलर्स इन द मार्केट, नो। प्राइस डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, एक अथॉरिटी जो सरकार या सरकार की अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है, यानी कि करेक्ट आंसर है सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस का याद कर लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। 36, इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। बी, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, यस ये करेक्ट है मगर सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। देयर विल ऑल्सो बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है मगर सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन द ऑप्टिमम वे, ऐसा तो नहीं होता।
बेसिकली एलोकेशन से रिलेटेड है, आउटपुट से रिलेटेड है, तो 36 का करेक्ट आंसर आना चाहिए ए, कि आउटपुट है मगर वो रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से आउटपुट बनाएंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर। कोशिश तो हम करेंगे ना, हो पाएगा वो। चलिए 37 बच्चों, स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, बच्चों ये तो आपको याद होना चाहिए। आपको पता है अलग अलग तरह की डेफिनेशन अलग अलग तरह के पॉपुलर इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई हैं। तो स्कार्सिटी की डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी रॉबिन्सन ने। किसने दी थी? रॉबिन्सन ने। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय रॉबिन्सन, याद रखिएगा। 38 एक और डेफिनेशन, द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन। बच्चों ये आपको पता होगा, बुक का भी नेम था वेल्थ ऑफ नेशन। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडम स्मिथ, याद रखिएगा। चलिए 39th क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कह रहे इनमें से कौन सी फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नहीं है? देख लेते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, बिल्कुल कंज्यूमर भगवान है प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, नहीं जी, बिल्कुल गलत, ये इसकी फीचर नहीं है, ये कैपिटलिस्ट की फीचर नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो 39 का करेक्ट आंसर है सी। चलिए 40 की बात करते हैं। 40th क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज द रिसोर्स आर लिमिटेड, यस। वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक। रिसोर्स आर अनलिमिटेड, नहीं, रिसोर्स कभी अनलिमिटेड नहीं होते। एंड डी इज बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, यानी कि डी कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं मगर इच्छाएं हमारी अनलिमिटेड है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बच्चों लास्ट के 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, जल्दी से करते हैं इसको। 41, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज it ensures that all problem will be appropriately tackled, it help in identifying the problem, it enables to examine a problem in the right perspective, and it gives exact solution to every problem. बच्चों again you need to understand which is the most appropriate answer. 41st का most appropriate answer है C। ये हमें एग्जामिन करवाता है समस्या राइट पर्सपेक्टिव में कि कैसे होनी चाहिए। मतलब हम समस्या को हम उस तरीके से ही देखते हैं जैसे उसको देखना चाहिए और उसका समाधान ढूंढते हैं। 42, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। यस, करेक्ट लग रहा है। बी देख लेते हैं, जस्ट थ्योरी कंसेप्ट नो, प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है। सी, ट्रेन्स मैनेजर हाउ टू बिहेव इन रिसेशन, नहीं, हमेशा कैसे बिहेव करना है, खाली रिसेशन नहीं। प्रोवाइड द टूल दैट एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट। 42nd का करेक्ट आंसर है ए। ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस का गैप भरती है। यानी बेसिकली इकोनॉमिक्स और बिजनेस जब इंटीग्रेट होते हैं तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बनता है, राइट। 43rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बच्चों अगेन करेक्ट क्या करेक्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड ए पर्टिकुलर फर्म, यस। Macroeconomics is important for study of economic condition of a country. Yes. C, none of this गलत। D, both A and B. Yes, both A और B दोनों ठीक हैं, तो आंसर है D। चलिए 44th, Mr. Satish hired a business consultant to guide him for the growth of business. एक business consultant अपॉइंट किया, ग्रोथ के लिए गाइड करेगा। कंसल्टेंट ने विजिट किया फैक्ट्री एंड सजेस्टेड सम चेंजेस स्टाफ अपॉइंटमेंट को लेकर, लोन अवेलेबिलिटी को लेकर एंड सो ऑन। तो कंसल्टेंट कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा है? देखिए, आपने कंसल्टेंट को बुलाया आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वो आपके बिजनेस का स्टाफ आपके बिजनेस की लोन्स की बातें कर रहा है, इकोनॉमी की या इंडस्ट्री की या एग्रीगेट लेवल की बात नहीं कर रहा, तो ये माइक्रो कंसेप्ट है। तो ये पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। 45th,
प्रॉफिट मोटिव इज ए मेरिट ऑफ, हमको पता है कैपिटलिज्म, राइट। फिर भी देखते हैं ऑप्शन, ए सोशलिज्म, बी कैपिटलिज्म, सी मिक्स्ड, डी नन कैपिटलिज्म, ये तो सबको आता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न बच्चों, अंतिम 46, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ए कमांड इकोनॉमी। ए सोशलिस्ट बिल्कुल सही, बी कैपिटलिस्ट नो, मिक्स नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, डाउट होगा तो हम डाउट ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़िए, पहले चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे की वीडियोस में आपको बाकी चैप्टर्स भी मिलेंगे, डोंट वरी, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और आपको दिया जाएगा, इनफैक्ट आपके डाउट भी लिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।